Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, our lecture, one of the most important lecture in the Pakistan history and Indo-Pak history. So guys, आज का मेरा लेक्चर बहुत ही लेंथी है। तो लेंथी होने की वजह से मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज का जो हमारा होगा तो 1 पार्ट पर होगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो टुडे आवर लेक्चर्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल कॉन्सर्न्स। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पर है। अगर गाइस आप CSS का सिलेबस उठा कर देखें तो आपको करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर के आपको 4 पॉइंट पर यही क्वेश्चन मिलेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल कॉन्सर्न्स। तो इसी वजह से मैंने इसको इन डिटेल्स में यानी बहुत ज़्यादा सर्चिंग करके मैंने इसको लेक्चर्स को बनाया है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और न्यूक्लियर पावर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स, दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर्स, ये एक डिस्ट्रक्टिव पावर होता है। न्यूक्लियर वेपन्स जो आते हैं यानी कम्स फ्रॉम द एनर्जी एंड एटॉमिक बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब से मिलकर बनती है। तो ये अमन और सलामती के लिए भी बनाया जाता है। अभी चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो गाइस 1970 के दरमियान ही पाकिस्तान ने यूरेनियम इनरिचमेंट के हथियारों की सलाहियत हासिल करने के लिए कि वेपन्स की जो कैपेबिलिटी है वो कैसे हासिल कर ली जाए, तो उस कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने यूरेनियम इनरिचमेंट का रास्ता अपनाया। यूरेनियम इनरिचमेंट मीन्स कि ऐसा बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर बना रहे थे जिसमें यूरेनियम की मिकदार और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, इंक्रीज़ होनी चाहिए। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स है और ये अगर हम देखें तो ये कहाँ से मिलता है? ये रॉक की साइड मिलता है और सॉल्ट से हमें मिल सकता है और सी वाटर से यूरेनियम हमें मिल सकता है। सो गाइस, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में टेस्ट किए अपने न्यूक्लियर पावर्स का टेस्ट किया। तो शॉर्टली आप ये कह सकते हो कि इंडिया के बाद आफ्टर 2 वीक्स के बाद ही पाकिस्तान ने टेस्ट किए थे। तो पाकिस्तान ने ये बयान किया था, डिक्लेयरिंग किया था कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट बन चुकी है। ये इंडिया को दिखाना था। तो पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए इस वक्त भी, अगर पाकिस्तान के करंट टाइम अगर देखा जाए, पाकिस्तान के पास भी बहुत ही ज़्यादा स्टॉक फाइल हैं, न्यूक्लियर पावर्स के ज़खायर हैं। और जौहरी जो न्यूक्लियर वेपन्स का आप देख लें, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनके अदम फैलाव के, उनको स्प्राइट के मुआहदे हुए हैं। तो उनको पाकिस्तान अभी तक उन दोनों मुआहदों से दूर है। कौन से मुआहदे हैं? मुआहदे हैं NPT और CTBT ट्रीटी। तो CTBT, अभी NPT और CTBT के बारे में हम इन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो NPT स्टैंड फॉर ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT। सो यही इसके स्टैंड्स हैं। सो गाइस, अभी देख लें आप कि जो NPT और CTBT है, पाकिस्तान इस वक्त इन दोनों ट्रीटी से बाहर है। तो NPT क्या है और CTBT क्या है, यही क्वेश्चन उठता है। तो NPT दरअसल हम उसको कहते हैं कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये है क्या आखिर? ये एक हिस्टोरिकल इंटरनेशनल ट्रीटी है NPT, जिसका मकसद और पर्पस यही है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की जो न्यू टेक्नोलॉजी है जो फैल रही हैं उसको रोकना है, उसको ब्लॉक करना है। और न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनर्जी है उसको अगर हम पुरअमन इस्तेमाल के तरीके से यूज़ कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमारा वो ताउन फ़रोग़ देंगी न्यूक्लियर वेपन्स का। तो जौहरी जो न्यूक्लियर्स और दूसरे जो बना रहे हैं वो हाफ में हैं या उनका हदफ है, तो उनको आगे बढ़ाना है NPT का काम। लेकिन इससे पाकिस्तान अब तक दूर है क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स से रोक रहा है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि
दूसरा क्या है, CTBT। अभी क्वेश्चन उठता है कि ये CTBT क्या है, तो CTBT के बारे में भी इन डिटेल्स में मैं समझा रहा हूँ। अभी CTBT दरअसल ये भी एक वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए, कहीं पर भी अगर न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी कहीं भी अगर धमाका हो रहा है, दूसरी यानी कि वेपन्स धमाके से ये उन्हें मना करता है। इस ट्रीटी को सितंबर में साइन के लिए ओपन किया गया था इस ट्रीटी को, जिसमें तकरीबन एटलीस्ट ऑलमोस्ट 185 ममालिक ने 185 ममालिक और कंट्रीज़ ने इसको साइन किया, जिसमें 172 ने इसको कंफर्म किया और इसे पास किया। तो इसी तरह से इससे CTBT से भी पाकिस्तान दूर है। और पाकिस्तान दूसरी बात अगर देखें तो पाकिस्तान जो है इस वक्त वाहिद मुल्क है जो ब्लॉकिंग्स नेगोशिएशंस कर रहा है। किसमें? फसाइल मटेरियल्स कट ऑफ ट्रीटी, स्टैंड फॉर FMCT। तो अभी देखते हैं FMCT को भी पाकिस्तान रोक रहा है, ये क्या है? तो FMCT दरअसल MFCT क्या है? यह भी एक इंटरनेशनल मुआहदा है और ट्रीटी है जो जौहरी के दो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के दो बड़े अज्जा हैं, पैदावार हैं, उनको ममनू के लिए उनको करार दिया गया है। किसको? MFCT। तो इसको भी पाकिस्तान ब्लॉकिंग कर रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं कैपेबिलिटी की तरफ। अभी चलते हैं कैपेबिलिटी क्या है, ऐसी एप्टीट्यूड्स पाकिस्तान के और सलाहियतें कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो गाइस, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हंस क्रिस्टेंस और दूसरा रॉबर्ट नॉरिस, ये दो पर्सन हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान को यानी द वर्ल्ड, आप कह सकते हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, पाकिस्तान को इन्होंने दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका स्टॉक पाइल करार दिया है या ज़ख़ीरा करार दिया है। तो अभी क्वेश्चन उठता है हैंस क्रिस्टेंस कौन था, हैंस क्रिस्टेंसन कौन था और रॉबर्ट नॉरिस साहब कौन था। तो दरअसल हैंस क्रिस्टेंस कौन था? ये एक डायरेक्टर था इंफॉर्मेशंस प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशंस प्रोजेक्ट का, जो कि फेडरेशन ऑफ अमेरिका का था, और ये एक सेंसिटिस्ट था। तो अभी रॉबर्ट नॉरिस साहब कौन था? तो जो रॉबर्ट नॉरिस साहब था वो एक आर्टिकल लिखने वाला था। उसने बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे। हिस्ट्री में अगर देखा जाए इसने न्यूक्लियर वेपन्स पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। किसने? रॉबर्ट नॉरिस साहब ने। तो इसी तरह सेकंड पॉइंट पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द SIPRE 2018 ईयर्स बुक। तो यही क्वेश्चन उठता है कि SIPRI ईयर बुक ये कौन सी है? दरअसल ये स्टॉकहोल्म्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। SIPRI ये रिसर्च करती है किसी के न्यूक्लियर पावर्स के हिसाब से, ये रिसर्च करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया उस पर, आर्मामेंट्स हो गई, ऐसी और बैटल्स चीज़ों पर वो रिसर्च करती है। 2018 की ईयर्स बुक के हिसाब से जो पाकिस्तान है ना, वो तकरीबन सालाना यानी कि पाकिस्तान के पास 150 से 160 के दरमियान, तकरीबन 150 से 160 के दरमियान न्यूक्लियर वेपन इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन 2018-2022 के हिसाब से पाकिस्तान के पास 165 वेपन्स मौजूद हैं, 165 वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो डियर्स, पाकिस्तान और उसके 3 पॉइंट है कि पाकिस्तान ने जो है वो HEU यानी कि हाई एनरिचमेंट यूरेनियम, मैंने कहा कि यूरेनियम का जिसमें ज़्यादा पावर्स में यूज़ हो और इस्ताफा हो, 3.4 प्लस माइनस 0.4 के पास तकरीबन 280 किलोग्राम हथियारों के ग्रेड प्लूटोनियम का ज़ख़ीरा भी इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है। 2080 किलोग्राम का पाकिस्तान के पास इस वक्त अगर देखा जाए वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम्स का मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के पास।
तो डियर्स ये था पाकिस्तान। सॉरी, मैंने ये बताया कि हाई एनरिचमेंट यूरेनियम्स हाइड्रोजन्स 15 और 10 to 15 वार हेड्स, यानी कि एक्चुअली कि हर साल शायद 10 से 15 वार हेड्स के लिए HEU काफ़ी पैदा करता है। तो अभी 4 पॉइंट पर है, पाकिस्तान आल्सो हैज़ अ स्टॉक पाइल ऑफ अबाउट 218 kilograms ऑफ वेपन्स ग्रेट प्लूटोनियम्स। पाकिस्तान के पास तकरीबन 280 किलोग्राम हथियारों के ग्रेट प्लूटोनियम का इस वक्त ज़ख़ीरा है। इसके इन एडिशंस आप देख लें, नेक्स्ट पॉइंट है, इन एडिशन आप देख लें, इसके अलावा जो चश्मा रिप्रोसेसिंग प्लांट्स है, तो मैं जो प्लांट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक मैप के ज़रिए। तो चश्मा जो रिप्रोसेसिंग प्लांट्स है उसके जब उसका काम शुरू किया गया, कब उसका काम शुरू किया गया? 2015 में उसका काम शुरू किया गया। जब चश्मा रिप्रोसेसिंग प्लांट्स का काम शुरू किया गया तो उस वक़्त ख्याल किया जाता था, ये सोची जाती थी कि जो पाकिस्तान है ना, उसके प्लूटोनियम में इजाफा हुआ है इसकी प्रोडक्शंस में। तकरीबन आप ऐसे कह सकते हो कि पैदावारी सलाहियत और कैपेबिलिटी है वो 50 से 100 किलोग्राम्स पर ईयर्स हो गई पाकिस्तान के पास, ये रिसर्च के हिसाब से। नेक्स्ट एडिशन है पाकिस्तान के बारे। पाकिस्तान जो है उसने खुशाब के चारों तरफ, पाकिस्तान जो रिएक्टर्स हैं खुशाब फैसिलिटीज़ के, उसके चारों तरफ एक्टरों पर काम इस वक्त कंप्लीट कर लिया है, जहां खान रिसर्च लेबॉर्ट्री ने अपनी HEU की पैदावार जो सलाहियतें हैं, HEU यानी कि हाई एनरिचमेंट यूरेनियम्स, उसकी सलाहियत और कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। और जनवरी 2015 को खुशाब में चौथे और आखिरी रिएक्टर जो लास्ट उसका खुशाब का रिएक्टर था, लास्ट रिएक्टर जो खुशाब का था उसमें सैटेलाइट तस्वीरें और इमेजरी ये किया गया कि जो तस्दीक की गई कि मुकम्मल एक्सटर्नल्स कंस्ट्रक्शंस हो रही है तमीर, और बशमूल भाप की मौजूदगी जो उसके ऑपरेशंस की इस वक्त भाप की मौजूदगी प्रेजेंस कर रही है। सो डियर्स, ये थे उसके कैपेबिलिटीज़। अभी हम चलते हैं मैप्स की तरफ, जो मैंने कहा कि प्लांट्स का बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो गाइज़ अभी हम आते हैं मैप्स की तरफ। तो मैप्स में ऐसे है कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान के लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कोहाट की तरफ। सो उसमें अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद है और प्लांट्स इसका मौजूद है, और यूरेनियम एनरिचमेंट्स का मौजूद है एंड वेपनाइजेशंस का मौजूद है कोहाट में। तो ये कोहाट हो गया। फिर रावलपिंडी में कौन से प्लांट्स मौजूद हैं? रावलपिंडी में पेन स्टेज और R&D मौजूद है, एंड सेकंड रिसर्च रिएक्टिव्स अंडर लाई सेफगार्ड्स मौजूद है, और प्लूटोनियम्स की रिप्रोसेसिंग भी प्लांट्स इसी में मौजूद हैं। तो इसी तरह से फिर हम आते हैं खुशाब। मैंने कहा ना चश्मा का, तो खुशाब में एक टेरोटियम प्रोडक्शंस होती है, वीपन्स ग्रेट होते हैं, प्लूटोनियम्स प्रोडक्शंस ज़्यादातर खुशाब में होती हैं। तो फिर लाहौर में क्या है? लाहौर में ओनली यूरेनियम मेलानिंग्स प्लांट्स है, मेलानिंग्स। तो मुल्तान में क्या है? मुल्तान में एक हैवी वाटर्स है। डेरा गाजी खान में कौन सा प्लांट है? डेरा गाजी खान में यूरेनियम मेनिंग्स एंड मेलानिंग्स मौजूद है, और यूरेनियम्स हेक्सोफिलियड मौजूद है, कन्वर्जेशंस, ये सब डेरा गाजी खान में मौजूद है। इसी तरह वह में कौन सा प्लांट्स मौजूद है? वेपनाइजेशंस प्लांट्स मौजूद है। ईसा खेल में कौन सा मौजूद है? यूरेनियम मेलानिंग्स मौजूद हैं। चश्मा में कौन सा मौजूद है? चश्मा में दरअसल पावर रिएक्टर्स, मैंने कहा ना उसके 4 रिएक्टर्स हैं, तो इसी तरह उसमें रिएक्टर्स अंडर ला प्लूटोनियम्स मेनिंग्स मौजूद है। और फिर काबिल खेल में यूरेनियम्स मेनिंग्स मौजूद है प्लांट्स। इसी तरह में खंदल्स में
कंधान में एक फ्यूल्स फैब्रिकेशंस मौजूद है। इसी तरह चागी के पहाड़ों में टेस्टिंग साइट्स, बिल्कुल टेस्टिंग, यहीं पर तो टेस्टिंग की गई थी ना। पागा पंड्या को दिखाया गया था कि हम भी एक वेपन्स स्टेट्स रखते हैं। तो अभी हम आते हैं साहिवाल की तरफ। तो सलेहाल में तकरीबन यूरेनियम इनरिचमेंट मौजूद है प्लांट्स। तो इसी तरह से फिर हम आते हैं गोलर शरीफ में यूरेनियम इनरिचमेंट यहीं पर भी मौजूद है। फिर हम आते हैं कराची की तरफ। तो कराची में यही पावर रिएक्टर अंडर द लॉ सेफगार्ड मौजूद है। तो गाइज़ ये मैप्स था जहां मैंने बताया प्लूटोनियम्स कहां कहां मौजूद है पाकिस्तान में। और तो अभी हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ, न्यूक्लियस प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट न्यूक्लियस प्रोग्राम्स 1956 टू 1978। 1968 टू 1974 तक। अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे न्यूक्लियस प्रोग्राम्स की। तो न्यूक्लियस प्रोग्राम का क़याम कैसे हुआ 1956 से लेकर 1974 तक। तो फर्स्ट पॉइंट गाइज ऐसे है कि पाकिस्तान का ये अब तक क्लाइम है, पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उसके जो न्यूक्लियस वेपन्स हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियस वेपन्स के जो प्रोग्राम है उसकी जो बुनियाद है ना, अगर एडवर्सल्स रिलेशनशिप विद इंडिया के साथ जो हमारा मुखालफाना और ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप हैं दोनों ममालिक के, इस वक्त भी अगर आप देख लें तो इन टू कंट्रीज़ में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं। तो उनमें मसरूफ़ हैं, अभी तक मसरूफ़ है, जिनका अगर कॉमनली सेंट्रल समझा जाए तो वो जम्मू कश्मीर और स्टेट है। तो पाकिस्तान के पीछे, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे इंडिया का ही हाथ था, मुखालफाना ताल्लुकात की वजह से उसने बनाया। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि पाकिस्तान ने 1950 में उसकी दहाई के आखिर में, लास्ट में एक न्यूक्लियस जो प्रोग्राम है उस पर वर्किंग करना शुरू कर दी। इसी तरह से 1956 में PAEC बन गई। PEC स्टैंड फॉर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है स्टैंड फॉर। वो कब बनी? 1956 में बनी। ये उसमें आ सकता है MCQs में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसकी फेमस कोटेशन है, ऑन दैट टाइम जब न्यूक्लियस वेपन्स की टेस्ट वो कर रहा था इंडिया। तो उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, इसको फाउंडर भी कहा जाता है न्यूक्लियस प्रोग्राम्स ऑफ पाकिस्तान का फाउंडर। किसको कहा जाता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियस प्रोग्राम। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज मोटिवेटेड, ही वाज हैविंग अ विजन्स ऑफ न्यूक्लियस प्रोग्राम्स। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस प्रोग्राम्स के विजन्स रखता था। इसी वजह से उसने बहुत ज़बरदस्त, भुट्टो साहब ने ज़बरदस्ती न्यूक्लियस ऑप्शंस की जो है वकालत की, उस वक़्त बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट्स किया। तो न्यूक्लियस प्रोग्राम्स को, उसके ऑप्शंस की, और उसका फेमस हुआ 1965 में। उसने बहुत ही फेमसली सेड, उसने कहा कि इफ़ इंडिया builds the bomb, we will eat grass or leaves, even go hungry, but we will get one of our own। ये किसके पॉइंट हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो उस वक़्त सदर था। तो ये पॉइंट में सबसे पहले उसने कहा कि अगर इंडिया बम बनाता है, हम भूखे रहेंगे, हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, हम भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन हम अपना एक ज़रूर बनाएंगे। क्या? एटमी बम हम अपना ज़रूर बनाएंगे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फेमस कोटेशन थी। फेमस इसने कहा था उस वक़्त जब एटम बम के बारे में जब उन्होंने टेस्ट किया था। तो दिसंबर 1901, नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 1900 को, जब आफ्टर पाकिस्तान डिफीट इन दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई इंडिया के हाथों, तो उसके बाद भारत के साथ तो भुट्टो साहब ने, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था, उसने मुल्क में एटमी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, एटमी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बनाने के लिए, न्यूक्लियर डिवाइस के लिए ओनली 3 इयर्स का टाइम दे दिया।
यानी कि एक्चुअली भुट्टो ने मुल्क को एटमी एस्टेब्लिशमेंट को 3 साल के मुल्क के अंदर हमें एटमी बॉम्ब्स डिवाइस बनाने की उस वक़्त हिदायत जारी कर ली। तो नेक्स्ट पॉइंट में है अल्थर, अगरचा पीएईसी का मैंने बताया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अगरचा वो एटमी हथियारों पर काम करने के लिए पहले ही उसने एक टास्क फोर्स पर काम करना शुरू कर दिया था, शुरू में ही उसने किया था। तो लेकिन मार्च 1974 में जब 1974 में एटमी हथियारों काम करने के लिए टास्क तश्कील दी गई थी, लेकिन मई 1974 को भारत ने एटमी बम का उस वक़्त पहला तजुर्बा किया। किसने? इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का पहला तजुर्बा किया 1974 को। तो उस वक़्त पाकिस्तान को अपनी तमीर के लिए, पाकिस्तान को अपनी कंस्ट्रक्शंस के लिए तहरीक देने में उसने अंजाम दिया, पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि हमने ये टेस्ट बनाया है। तो इसी वजह से फिर उसने कोटेशन दी। तो अभी चलते हैं पाकिस्तान के जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशंस 1975 से लेकर 1978 तक उसका जो कंट्रीब्यूशन था, उसने जो हिस्सा लिया था, किसने? मीन्स के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने कंट्रीब्यूशंस जो ली थी, खान की शिरकत। तो 1975 से लेकर 1998 तक फर्स्ट पॉइंट्स है। दरअसल ये जो एक्चुअली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को क्या कहा जाता है कि ये फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका फादर कहा जाता है इसको। तो दरअसल पाकिस्तान ने अपनी एटमी बम बना लिया आफ्टर पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सो इंडिया नेवर डेयर्ड टू अटैक ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अटैक करने से इस वक्त डर रहा है। तो गाइस चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। जो पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशंस हैं उसकी सरबराही किसने की? उसका हेड कौन था? मुनीर अहमद खान उस वक़्त इसका हेड था, इस एटॉमिक एनर्जी कमीशंस को चला रहा था, उसका हेड था। तो उसने क्या किया? कराची के जो एटॉमिक एनर्जी के सरबराह थे, तो उसने कराची का जो मवाद था KANUPP, तो KANUPP जो है उसका न्यूक्लियस पावर प्लांट इस्तेमाल करते हुए जो न्यूक्लियस वेपन्स है उसको तरक्की के लिए आखिरकार इसने किसका? प्लूटोनियम्स का रास्ता अख्तियार कर लिया। किस चीज़ का इसने रास्ता अख्तियार कर लिया? इसने प्लूटोनियम्स का रास्ता अख्तियार कर लिया मुनीर अहमद साहब ने। पहले तो यूरेनियम का एनरिचमेंट का रास्ता अख्तियार कर लिया था, लेकिन बाद में इसने क्या किया कि इसका रास्ता अपना दिया प्लांट्स का। तो बट इसके बाद भी रास्ते पर था, लेकिन हिंदुस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर देखा जाए हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पर लागू किए जारी बरामदी कंट्रोल को उसके लागू जौहरी जो उस वक्त न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स हो रही थी उसके कंट्रोल को उस वक्त रुकावटों की वजह से 1975 में उसकी बशौरत गैर मौसर हुई, यानी कुछ सामान नहीं मिल रहा था बॉम्ब्स बनाने के लिए, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही थी जब उसने की थी। अराउंड 1975 के आसपास ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, जो द फाउंडर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, उसने क्या किया कि मेटलर्जिस्ट को अपने मुल्क में बुलाने के लिए यूरेनियम की अफरदी के प्रोग्राम में, जो यूरेनियम्स का प्रोग्राम था उसमें उसको बनाने के लिए उन्हें बुलाया गया। कहाँ से बुलाया गया? उसे नीदरलैंड की तरफ से बुलाया गया। नीदरलैंड ये कौन सा कंट्री है? नीदरलैंड। दरअसल यहीं से AQ खान ने बुलाया था। तो ये नीदरलैंड कौन सा है? नीदरलैंड दरअसल आप कह सकते हो कि नीदरलैंड एक कंट्री है, यूरोप का। तो इसी तरह से मेटलर्जिस्ट, अब आप कहोगे कि मेटलर्जिस्ट कौन सा है?
अ पर्सन्स हु स्टडीज आर नोस अबाउट द मेटल्स के बारे में। और नीदरलैंड्स कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री है। तो इसी तरह से वहाँ से उन्हें बुलाया गया। जब उन्हें बुलाया गया, एक्यू खान ने उन्हें बुलाया अपने मुल्क यूरेनियम की अफारदगी के प्रोग्राम जो है उसकी मदद के लिए पाकिस्तान। जब वो वापस आए अपने साथ सेंट्रीफ्यूज के डिज़ाइन लेकर। सो सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसके 3 पार्ट्स हैं। उन्होंने सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइंस, मशीन्स और सेंट्रीफ्यूज के 3 पार्ट्स हैं। ये एक मशीन्स होती हैं और कारोबारी जो बिज़नेस के हिसाब से बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट वापस पाकिस्तान लाने के बाद खान था उसने जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे उसको कंट्रोल से बचाने और ज़रूरी सामान हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जिनसे हमें एक्सपोर्ट्स हो। हमें मालूम हो जैसा कि मुकम्मल यूनिट्स के बजाय इनफरादी अज्जा ख़रीदना के दहानी अवल तक हुई। तो पाकिस्तान के पास 1980 में पाकिस्तान के पास यूरेनियम की जो अफारदगी है, यूरेनियम को अगर इनरिचमेंट देखी जाए फैसिलिटीज़ की, तो पाकिस्तान की खुफिया इस वक्त एजेंसी बन चुकी है, सहूलत मौजूद है। और एक्यू के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बाद ये क्लेम किया जाता है कि 1980 में के ऑयल में ही पहली नस्ल के मुल्क की जौहरी आलात को असम्बली के आगे असम्बल करने की सलाहियत हासिल की गई। उस वक़्त जनरेशन्स के सामने पेश किया गया। तो गाइस ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने जो उस वक़्त एटमी प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूशंस की उसमें शमूलियत अख्तियार कर ली। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि उस वक़्त जो पाकिस्तान के दीगर जो रियासतें थी या स्टेट्स थी, ख़ुसूसन आप कह सकते हो कि स्पेशली तौर पर जो चाइना है, दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के थे रिसीव्ड असिस्टेंस फ्राम देयर स्टेट्स। और दीगर जो चाइना है उसकी मदद मिली पाकिस्तान को इस बनाने में, बॉम्ब्स बनाने में पाकिस्तान को मदद मिली। 1970 की दहाई के आखिर में चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर और मिसाइल्स यानी प्रोवाइड किया। पाकिस्तान को क्या, न्यूक्लियर्स एंड मिसाइल्स रिड्यूस असिस्टेंस पाकिस्तान को पेश किया और उसको इमदाद फराहम की, जिसमें सेंट्रीफ्यूज का सामान था, जिसमें आप कह सकते हो कि इंक्लूड था सेंट्रीफ्यूज, मैंने कहा मशीन थी उसका सामान, वर हेड डिज़ाइंस का मशीन HEU थी, कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स थे वो भेजे। एंड बहुत सारा सामान पाकिस्तान के पास भेजा एज ए मदद के तौर पर और टेक्निकली महारत शामिल थी, जिसमें बिल आखिर एवेंचुअली फ्राम द 1980 की दहाई में खान नेटवर्क ने अपनी एक्टिविटीज़ को मतनू बनाया, अपनी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उसको ट्रांसफ़र किया, यानी कि जौहरी जो टेक्नोलॉजी थी और न्यूक्लियस जो टेक्नोलॉजी थी न्यू और एक्सपोर्ट्स किया, उनको बरामदात किया, यानी अपने मुल्क में जो हो रही थी वो दूसरे मुल्क की तरफ गई गैर कानूनी तौर पर। ईरान के पास गई, नॉर्थ कोरिया के पास गई, लीबिया के पास ये चीज़ें गई, उनको मुंतकिल की गई। तो खान नेटवर्क जो था, नेक्स्ट पॉइंट है कि खान जो नेटवर्क था उसको ऑफिशियली तौर पर, खान के नेटवर्क को ऑफिशियली तौर पर, जो खान का नेटवर्क था जो बाहर हो रहे ऑफिशियली 2004 को ऑफिशियली तौर पर उसको बंद किया गया, बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया फुल। हालांकि इस नेटवर्क की जो सरगर्मियाँ थी ना, अगर आप इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र डालें तो इसकी एक्टिविटीज़ जो थी, खान नेटवर्क की एक्टिविटीज़ जो थी सारी की सारी, उसकी सरगर्मियों में पाकिस्तान जो पॉलिटिकल और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुलवस। बाकी भी सवाल किया जाता है कि ये जो बाहर एक्सपोर्ट्स हुई थी तो इसमें पाकिस्तान की फ्यूज और पॉलिटिकल्स शामिल थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो गाइस 3 हमारा आता है हेडिंग्स, पाकिस्तान आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट 1998 टू 2007 तक, पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 को, भारत ने कुल
उस वक़्त 11 एंड 13 मई 1998 में इंडिया ने टेस्ट किए न्यूक्लियर्स, 5 न्यूक्लियर्स एक्सप्लोशंस किए या धमाके किए। तो आफ्टर इसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान फुली तौर पर प्रेशर हो गया। तो अभी तो पाकिस्तान को तो उसको रिस्पॉन्स देना था, उसको रिप्लाई देना था किसी तरीके से। तो पाकिस्तान ने भी तो इसी तरह से पाकिस्तान के उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, नवाज़ शरीफ थे। तो नवाज़ शरीफ ने ये फैसला कर लिया टेस्ट करने के लिए और पाकिस्तान को डिनोट किया कि वो भी 5 कितने 5 धमाके करे। तो पाकिस्तान ने इसी तरह 28 मई को धमाके किए, 5 धमाके किए और जो छठा धमाका था उसने 30 मई 1998 में किए। और इस टेस्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने धमाके किए, इसके बाद पाकिस्तान ने हर किस्म का जवाब देने जब टेस्टों के साथ पाकिस्तान ने अपने जो जौहरी और न्यूक्लियर वेपन्स थे उसको तर्क कर दिया उसी वक़्त, और कहा कि वो भारत के ख़िलाफ़ यानी कि इंडिया के ख़िलाफ़ वो क्या करेगी, क्रेडिट मिनिमम डिटोरेंट, यानी कि उसके ख़िलाफ़ मोतबर कम से कम डिटोरियट्स बरकरार रखेगी, उसका अब मुकाबला कर सकती है क्योंकि उसने एटम बम बना लिया है। तो इसी तरह 1998 में ही पाकिस्तान ने खुशाब में अपना पहला प्रोडक्शंस प्लूटोनियम्स रिएक्टर शुरू किया, जो सालाना तकरीबन सालाना हिसाब से पर ईयर्स के हिसाब से 11 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम्स तैयार करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखती है कि हर साल 11 किलोग्राम के हथियार बनाए जाएं। तो डियर्स, ये पाकिस्तान अफेयर्स के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 5 दिए। तो इसी के बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पाकिस्तान के पास बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए ऐलान करदा न्यूक्लियर वेपन्स के तौर पर फार्मली तरीके से डिक्लेयर किया कि न्यूक्लियर डिक्टोरियंस, तो लिहाजा ये वाज़े नहीं है, लिहाजा ये तो अनक्लियर है, ये वाज़े नहीं है कि पाकिस्तान की जो किन हालात में है, पाकिस्तान इस वक्त किन हालात में है और उस पर क्या क्या कंडीशंस और सर्कमस्टांस हैं और कौन से न्यूक्लियर्स इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान इस वक्त। तो इन 2002 में सदर परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट बने, सदर परवेज़ मुशर्रफ, तो उसने न्यूक्लियर्स वेपन्स आर एम्ड स्लोली एट इंडिया। उसने क्या कहा कि उसने कहा था कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान पर किया जाता है, हिंदुस्तान पर ही किया जाता है। उसने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स आर एम्ड सोलेली एट इंडिया एंड वुड ओनली बी, और उसने कहा कि और उनका इस्तेमाल सिर्फ इस सूरत में किया जाएगा, हम अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं वो इसी सूरत में करेंगे कि इफ़ वेरी एक्सटेंसेस ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट, अगर पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा है तभी तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करेंगे, या उसकी रियासत का पाकिस्तान के वजूद का दाव पर है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद खुदवी साहब है और पाकिस्तान के सेट्रोजेट पॉलिटिव डिवीज़न के डायरेक्टर जनरल, जो कि पाकिस्तान के न्यूअल कार कमांडर अथॉरिटी के लिए एक सिक्योरिटीज़ के तौर पर काम करते थे उस वक़्त। उसने मज़ीद ये दावा किया है, उसने ये क्लाइम किया है, उसने यही कहा है, किसने, खालिद खुदवी साहब ने यही कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर और फ़ौज पर देखा जाए तो इंडिया को शिकस्त हो सकती है पाकिस्तान के वजूद से, अगर वो मुकाबला करती है टेरिटरी और इकोनॉमिक्स के हिसाब से और अदर हिसाब से उसको शिकस्त हो सकती है। हिस्टोरिकल लेवल्स पर अगर हम देख लें तो पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं उसकी कमी आदमी बरादरी के लिए और पूरी वर्ल्ड लेवल पर यानी पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स है उससे पूरी वर्ल्ड लेवल पर सिग्निफिकेंस किया जा रहा है और उसके खदशात को कॉमनली तरीके से यानी कि पूरी दुनिया में एक ख़ास तशवीश का बायस बन रही है। तो जो तालिबान थे उन्होंने क्या किया है कि मुंसलिक ग्रुपों ने और दूसरे जो तालिबान से मिले हुए थे उन्होंने पाकिस्तान की स्पेशली पाकिस्तान पर अटैक्स टाइटली किया है
फ़ौजी हदफ पर कामयाबी से हमला किया है। और अस्करियत पसंदों ने, जो लड़ने वाले हैं, उन्होंने 2007, 2008 और 2019 को मनास, कहाँ, मनास कामरा एयरफोर्स पर, उसके बाहर छोटे पैमाने पर हमले किए, लेकिन पाकिस्तान हुकाम ने बार बार इस बात से उन्हें डिनाई किया है, उन्हें इनकार किया है, रेपिटेडली डिनाई, कि जो बेस जौहरी और हथियार हैं उसका ज़ख़ीरे के लिए इस्तेमाल होता है। अभी क्वेश्चन उठता है, ये मनास कामरा एयरफोर्स को क्या है? दरअसल ये मनास एक डिस्ट्रिक्ट अटैक्स पंजाब है। ये हॉनर के नाम पर आर नेम्ड हॉनर्स ऑफ प्लाट ऑफिसर रशीद मनास जब वो शहीद हो गया था, उसके हॉनर्स में इसको मनास का एयरफोर्स कहा जाता है। तो उसको 1971 की जो वार हुई थी उसमें अवार्डेड निशान हैदर के तौर पर इंडिया पाक की वार में 1971 में उसे मिला था। ये मैंने मनास के बारे में बताया कि एयरफोर्स, इसके बाहर भी उन्होंने हमला किया था, तालिबान और उसके मुंसलिक लोगों ने उस पर भी हमला किया था। तो अभी हम चलते हैं अलकायदा। दरअसल अगर देखा जाए तो अलकायदा के जो अबू यहया लेवी है, उसने भी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी तस्नीयात पर हमले का एक मुतालबा पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर किया है, हमला करना चाहता है। लेकिन ऐसे मंजरनामों अगर देखा जाए तो ऐसे डेवलपमेंट्स में मंजूरों के इम्कानात को बढ़ा दिया है, जिसमें पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी जो सलामती है वो ख़तरे में पड़ सकती है, क्यों पाकिस्तान के ख़तरे में पड़ सकती है। तो नेक्स्ट आता है, बहरहाल पाकिस्तान के जो मुसलसल इस बात पर स्ट्रेस दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर उसका ही कंट्रोल है। पाकिस्तान कॉन्सिस्टेंटली इस चीज़ पर जोर दे रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान का, उसी पर पाकिस्तान का ही कंट्रोल है, ना कि अदर्स कंट्री आकर उस चीज़ पर कंट्रोल कर लें। ये कि तालिबान या फैलाव के नेटवर्क जैसे ग्रुपों के लिए मुल्क के जो तालिबान जैसे हो गए और अदर्स जो प्रीफिलरेशंस जो नेटवर्क्स अदर्स नेटवर्क उसके मुंसलिक हैं या दूसरे ममालिक हैं, उनके तक रसाई हासिल करना, ये तो एक आप कह सकते हो कि इम्पॉसिबल है कि वो आकर वहीं पर रसाई कर लें ना। इसके नतीजे में जो पाकिस्तान है उसने अपनी जौहरी और उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स और अदर्स वेपन्स की प्रोटेक्शंस के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उनको वेपन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। सो नेशनल्स कमांडर्स नेक्स्ट पॉइंट है NCA, यानी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी। इसका क्लेडी सिविलियंस और फौजी रहनुमाओं पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के जो ये एक यानी कि आर्मी पर, सिविलियन मिलिट्रीज लीडर्स पर यह मुश्तमिल है। इसका मेन अगर देखा जाए तो मरकज़ निगरान और पॉलिसी साज को, पाकिस्तान के जो मुश्तमिल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको कंट्रोल करने वाला ये एक मरकज़ी निगरान और पॉलिसी साज एक इदारा है। यहाँ पर पॉलिसी बनाई जाती है पाकिस्तान के हथियारों के लिए, तो इनके इस्तेमाल पर हतमी अख्तियार रखता है। नवंबर 2009 को फिर पाकिस्तान ने सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी को ट्रांसफ़र किया एज अ रोल के हिसाब के सरबराही के तौर पर अपना किरदार, कमांडर अथॉरिटी के सरबराही के तौर पर अपना किरदार वज़ीर आज़म को मुंतकिल कर दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी। तो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर्स, जो इन डिटेल्स में मैंने आपको बताया। और आगे भी हमारे बहुत सारे, ये पार्ट 1 है जो मैंने इन डिटेल्स में बताया, आगे भी बहुत सारे आउटलाइन और हेडिंग्स हैं, उनको भी इन डिटेल्स में पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये CSS में आने वाला है, तो मैंने इसी वजह से इसको इन डिटेल्स में कहा कि ये इन डिटेल्स में हम इसे पढ़ें। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल्स।